कि वैक्सीन का तो कुरान करीम में जिक्र ही नहीं है, वैक्सीन कैसे लगा सकते? इस किस्म की भी बातें कुरान करीम में जहाज का जिक्र है, हवाई जहाज का जिक्र है। दुनिया में इकोनॉमी चलती है ट्रेंड वर्कर पे। चीन में पढ़ा लिखा ट्रेंड वर्कर है, इसलिए मईशत वहां जाती है। हत्ता कि इंडिया हमसे बेहतर है। हमारे लोग वैसे ज्यादा इंटेलिजेंट, चीनियों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंडियन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो पढ़ा लिखा वर्कर कहाँ है? चीन आपको जितनी वैक्सीन आप चाहते आपको उधार देने के लिए, अब भी उन्होंने दी है, अब उन्होंने दी है। आप एक फौज को इन्वॉल्व करते, उनकी इतनी बड़ी मेडिकल सर्विसेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फौज खुद इन्वॉल्व कर लेती है। आप 1 करोड़ को लगा सकते थे। अरुण साहब, इस ताखीर से कितना नुकसान हुआ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे। कहा नहीं जा सकता, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है और मुझे खतरा है लॉकडाउन करना पड़ा। कुछ एक बड़ा शिफ्ट हमें नज़र आया है पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान की तरफ से। फिर ऐसा ही शिफ्ट हमें सऊदी अरब और ईरान के बीच में नज़र आया, अमेरिका और ईरान के बीच में आया। ग्लोबल कुछ ऐसा मॉडल करने की कोशिश हो रही है कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएं। सिर्फ जो एक इशू ज़ाहिर है वो इसमें अनएड्रेस्ड रहता है, वो पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है वो है, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ मूव हो रही हैं अपनी अपनी जगहों से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तो हमेशा से ये बात करता रहा कि बातचीत होनी चाहिए और पुरअमन तरीके से मामला हल होने चाहिए, लेकिन भारत कोई ना कोई रास्ता निकाल के तो इस प्रोसेस से हटता रहा, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर या 2 फ्रंट इशू जो भी आप लेके चले वो आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया में तो हमने कोई तब्दीली नहीं देखी, हमारी तरफ तब्दीली तो हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आई। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या है कि इंडिया ने आपको एक ऑफर कर दी कि जी हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, नॉर्मलाइज करने को तैयार हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह छलांगे मारनी शुरू कर दी हमारे लोगों ने। जिस तरह के ट्रंप ने कहा था मैं सालिसी करने को तैयार हूं, तो यहाँ ढोल बजने शुरू हो गए। अच्छा, हालांकि इंडिया को तो कभी काबिल कबूल नहीं हुई सालिसी, और उसके अलावा यह है कि अमेरिका कौन सा कोई ईमानदार सालिस होता, वो भी जिस तरह अफगान इशू पे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत को वहां बिठा दिया, यहाँ भी वो भारत को ओबलाइज करता। लेकिन ये हमारे यहाँ कोई मसला है कि लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं। आपने अगर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने हैं तो किन बुनियादों पे, वो कौन से ऐसे नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे? मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस की अक्सर बात करता रहता है और वो बड़े वाज़ेह हैं कि जनाब कश्मीर में आप पहले तो वो हालात पैदा करें जहां हम नेगोशिएशन की बात किया करते थे। इन हालात में तो नहीं हमने नेगोशिएशन की बात की। जब आपने 370 आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया तो वो तो बातचीत का सारा किस्सा ही मुख्तलिफ हो गया। तो आप पहले उस नुक्ते पे जाएं जहां बातचीत की हम करते थे, तो वो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। वो तो छोड़ दीजिए, जो कश्मीर में मजालम हो रहे हैं, जिस तरह लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह कर्फ्यू है, जिस तरह कोरोना की सूरत हाल वहां पे बदतर है, अस्पताल भरे पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, ऑक्सीजन नहीं वहां पे, वो जो ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा वहां पे कोहराम मचा हुआ है, वो तक तो आप छुड़वा नहीं सके। तो बात किससे करनी है आपने, किस बात की? तो ये एक ऐसे ही हवा में घोड़ा छोड़ देने वाली बात है। पाकिस्तान को सर, हमारे तो बड़े सीनियर और सीरियस लेवल के ऊपर हमने देखा है कि वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, आपकी ये स्टेटमेंट में वो मुझे बेतुकी नजर आती है उस वजह से कि दूसरी तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वो कहीं आपको कोई कंसेशन देना चाहते हैं, कहीं वो आपसे आपका कोई जायज मुतालबा मानना चाहते हैं, वो तो है ही नहीं। सही। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये मैं समझता हूं वो जिसने भी की है वो बिल्कुल इस वक्त बेमौका और बेतुकी। ठीक हो गया। ताहिर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ईरान के ऊपर जो पॉलिसी तब्दील हुई है, और सऊदी अरब ने भी इंडिया दिया कि वो बात करेंगे ईरान के साथ। तो जाहिर है ईरान नेबरिंग कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में देखें तो वो भी एक बहुत ही अहम उसके स्ट्रेटेजिक उसमें इक्वेशन में आते हैं। फिर रूस और पाकिस्तान और चाइना जिस तरीके से मूव कर रहे हैं वो भी बड़ा स्ट्रेटेजिक है इस सारी सिचुएशन में। सऊदी अरब को शायद एहसास हो गया, लेकिन बहुत वक्त लेकर के उनको एहसास हो गया कि जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है मेरे ख्याल में वो उनकी कामयाब ना हो सकी। यमन की लड़ाई देखें ना, हम अफ़गानिस्तान की भी मिसाल देते हैं कि एक ग्रुप ने तकरीबन 40 ममालिक वो कामयाब नहीं हो सके तालिबान के खिलाफ। तो यमन में भी तो यही हो रहा है ना। यमन में कितने कोएलिशन फोर्सेस के हैं और कितने उनके पास जदीद असलहा है, लेकिन क्या हुआ? अक्सर खबरें आ रही कि सिविलियन मारे जा रहे हैं, कभी स्कूल पे, कभी शादी पे, कभी किस पे, कभी किस पे। तो यमन की लड़ाई तो ना जीत सके ना कोएलिशन फोर्सेस।
तो लिहाजा और वैसे भी अब लड़ाइयों का मेरे किसी स्टेज पे तो आपको बैठना है ना। अमरीकियों को भी 18 साल बाद एहसास हुआ कि तालिबान को शिकस्त ना दे सके। तालिबान एक छोटी जगह से शुरू हो गए थे, मशरिक से शुरू होकर के हर जगह पे फैल गए वो उनकी लड़ाई। तो वो भी बैठ गए और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने तालिबान की उनको मानना पड़ा, तालिबान की काफ़ी सारे डिमांड। तो सऊदी अरब को अगर एहसास हो गया कि उन्होंने ईरान के साथ अब हालात अभी कोई ज़्यादा हमने नहीं देखे, लेकिन बयान उसके वली साहब का आ गया है और वो मतलब एक अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की है, वज़ीर आज़म ने भी कोशिश की है और फ़ायदा इनका होगा तो सबसे ज़्यादा खित्ते के ममालिक को होगा, पड़ोसियों को होगा अगर ये टेंशन ख़त्म होती है। तो मेरे ख्याल में ये सऊदी अरब के बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बयान तक महदूद नहीं है, प्रैक्टिकल अमली इक़दाम उठाने चाहिए। सही। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई से आखिरी कमेंट मुझे जो आपसे चाहिए, उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन था उसको भी 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रीजनल जो हमारी सारी सूरत हाल है, अब लगता है कि वापस हमारी कंसंट्रेशन दोबारा रीजन के ऊपर, रीजनल ब्लॉक्स के ऊपर आ रही है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा ही है जो तासुर मैं ले रही हूँ, या पाकिस्तान अभी भी सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हो के, क्योंकि माजी में हमने देखा कि सिर्फ इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से बहुत सारे मौके जो रीजन में पाकिस्तान को मिल सकते थे वो पाकिस्तान ज़ाय करता रहा है। तो अब जो रशिया के साथ और चाइना और बाकी जगहों पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको लगता है कि कोई हमने सबक सीखा है माजी से? मेरे ख्याल में देखें, अमेरिका की जो पॉलिसी में तब्दीली आई, और ये अभी नहीं आई बल्कि ये बुश और फिर ओबामा, ट्रंप, और ये भारत के बहुत करीब जो अमेरिका गया है, पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान को भी मुतबादिल जो है ढूंढने चाहिए। और फिर हमने देखा कि चीन से तो हमारे ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, करीबी हैं, लेकिन रूस की तरफ से भी काफ़ी मस्बत जवाब आया, तो उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। फिर ईरान से जो हमारे अख्तिलाफात रहते थे अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए, क्योंकि ईरान ने भी तालिबान को सपोर्ट किया है। और तुर्की के हम बड़े करीब हुए हैं। वो इंडिया सेंट्रिक जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी अगर हम इंडिया सेंट्रिक हैं तो इंडिया भी पाकिस्तान सेंट्रिक है। कुछ लोग ये तवक्को करें, आखिरी कमेंट एक अगर जुमला इस पे भी कह लें, कि कोरोना के बाद की जो सूरत हाल हुई है, जितना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमने देखा है, वो भी शायद मोदी सरकार को थोड़ा सा अपना रवैया बदलने के ऊपर मजबूर कर सकता है। यू थिंक ऐसा हो सकता है या नहीं, वहाँ से बेहिसी ऐसी रहेगी? देखिए, वो तो मेरे ख्याल में अंदरून जो है इंडिया, तो वहाँ पे मोदी और बीजेपी की मेरे ख्याल में काफ़ी मुखालफत हुई है। ये जो अभी आसाम में और वेस्ट बंगाल में और केरला में इंतखाबात हुई, ये ज़रा जो अभी पीक आया है कोविड-19 का, उससे पहले हो गए थे। अगर ये इंतखाबात अभी होते या इसके बाद होते तो मेरे ख्याल में बीजेपी के वोट बहुत कम पड़ने थे। अभी भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में वो हार जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अंदरून तौर पर मोदी जो पहले बड़ा पॉपुलर था, मेरे ख्याल में उसकी जो सपोर्ट है, साख है, वो बड़ी ख़राब हुई है, और इसकी वजह से उसकी हुकूमत भी कमज़ोर हो जाएगी। और शायद वो फिर कोशिश करें कि कुछ हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, वरना फिर उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा।